हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मेंस आंसर राइटिंग सीरीज का ये हमारा अगला वीडियो है और आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि आपका यूपी पीसीएस मेंस 2022 के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, जनरल स्टडीज पेपर 2 में। तो फ्रेंड, क्वेश्चन आपका पूछा गया था पार्लियामेंट्री कमिटीज के ऊपर। क्वेश्चन था कि आर द कमिटीज कंसीडर टू बी यूजफुल फॉर पार्लियामेंट्री वर्क। संसद की कार्य प्रणाली में जो समितियां हैं उनकी क्या उपयोगिता है, ये क्वेश्चन का पहला पार्ट था। और सेकंड पार्ट में पूछा गया था कि जो एस्टिमेट कमेटी है यानी कि जो प्राक्कलन समिति है उसका रोल आपको इस कॉन्टेक्स्ट में लिखना था। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको 200 वर्ड्स में लिखना था, मतलब हम कह सकते हैं कि ये आपका 12 मार्कर का क्वेश्चन था। 12 मार्क्स में आपको ये लिखना है 200 वर्ड्स में। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लें कि हमारे आंसर में क्या क्या हम लिख सकते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज के ऊपर। तो जनरली जैसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में अपने आंसर को डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम इंट्रो देंगे। इंट्रो सेक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम 3-4 लाइन मेंशन कर सकते हैं इस बारे में कि जो पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं उनको बनाया क्यों जाता है और किनके द्वारा बनाया जाता है। और आप कह सकते हैं कि अगर इसका कोई स्ट्राइकिंग फीचर है कि पार्लियामेंट्री कमेटी जनरली क्या काम करती हैं, तो इन पर्टिकुलर चीजों को हम यहाँ पर इंट्रो सेक्शन में दर्ज कर सकते हैं और ये आपका 4 से 5 लाइनों में इंट्रो सेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड जो हमारा सेकंड पार्ट आता है वो आपका है बॉडी स्ट्रक्चर। तो बॉडी स्ट्रक्चर में हम स्टार्टिंग करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन है स्ट्रेट फॉरवर्ड हम हिट करेंगे अपने क्वेश्चन पे कि जो पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं दे आर यूजफुल इन वेरियस वेज इन द कंडक्ट ऑफ पार्लियामेंट्री वर्क। तो यूजेस जो है पार्लियामेंट्री कमिटीज की विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री वर्क, इनको हम पॉइंटर्स में मेंशन कर सकते हैं। लाइक दे वर्क्स एज अ मिनी पार्लियामेंट, ये मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करती हैं। इसके अलावा कि यहाँ पर डिटेल्ड स्क्रूटनी की जाती है, जो भी लेजिस्लेशन होता है उसकी डिटेल्ड स्क्रूटनी करती हैं, दैट मींस दे वर्क्स एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिटेल्ड स्क्रूटनी। तो एक पॉइंट हम यहाँ पर ये मेंशन कर सकते हैं। जो तीसरा पॉइंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम फ्रेंड्स बता सकते हैं कि ये लेजिस्लेटिव काम भी करती हैं, लेजिस्लेटिव एक्शन भी करती हैं। लाइक अगर कोई पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जा रही है और उस पर डिटेल्ड डिलिब्रेशन की जरूरत है, तो जो पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं उनका रोल सामने आता है और वो यहाँ पर कुछ अल्टरनेट लॉज भी या कुछ अल्टरनेट पॉलिसीज भी गवर्नमेंट को सजेस्ट करती हैं। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट को भी हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये गवर्नमेंट के ऊपर चेक एंड बैलेंस बनाने का काम करती हैं। अपने रिपोर्ट के द्वारा, अपनी स्क्रूटनी और जांच के बाद जो ये रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं उसके द्वारा ये गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने का भी काम करती हैं कि जो भी लेजिस्लेशन उनके द्वारा बनाया जा रहा है उस पर वो दोबारा से रिकंसिडरेशन करें। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सारा पॉइंट हम अपने बॉडी स्ट्रक्चर में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, बॉडी स्ट्रक्चर में ही जो हमारा अगला पार्ट बनता है, जो क्वेश्चन का अगला पार्ट है कि जो एस्टिमेट कमेटी है उसका क्या रोल है। अगर इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो एस्टिमेट कमेटी को हम बता सकते हैं यहाँ पर पहली लाइन में कि स्टेट एस्टिमेट कमेटी या जो प्राक्कलन समिति है हमारी, उसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं, उसका क्या इतिहास है। लाइक 1956 में जो मेंबर्स थे, नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज किया गया था प्राक्कलन समिति का, तो इस पॉइंट को हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जो मेंबर्स आते हैं वो एक्सक्लूसिवली कहां से आते हैं, तो आप देखेंगे कि ये एस्टिमेट कमेटी की पिकुलरिटी है विद रिस्पेक्ट टू द अदर कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट। तो इस पॉइंट को हम मेंशन कर सकते हैं कि सारे मेंबर्स आपके लोकसभा के ही होते हैं। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स, एस्टिमेट कमेटी को आप देखेंगे कंटिन्यूअस इकोनॉमिक कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको हम यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो आपका कंटिन्यूअस इकोनॉमिक कमेटी है तो इसे क्यों बोला जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो आपकी एस्टिमेट कमेटी है वो जनरली क्या काम करती है, उसका मेन काम क्या है, वो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं उसके रोल में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हम अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे। कंक्लूड करने में फ्रेंड्स, क्योंकि पार्लियामेंट्री कमिटीज की बात हो रही है और आपको पता है कि संसद के सत्र वगैरह भी चल रहे हैं, बहुत सारे लेजिस्लेशन पास की जा रहे हैं, तो जो एग्जामिनर है वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप कुछ करंट एग्जाम्पल भी यहाँ पर दे दें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम दिखा सकते हैं कि जो हमारी 17th लोकसभा है, 17th लोकसभा में केवल 14 बिल ही स्क्रूटनी के लिए भेजे गए हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज में। तो यहां पर स्टार्ट कर सकते हैं अपने आंसर को कि अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो जो पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं उनका रोल कहीं ना कहीं डिक्लाइन होता हमें दिख रहा है। ठीक है, अब आपने ये अगर बोल दिया कि उसका रोल कहीं ना कहीं डिक्लाइन होता दिख रहा है तो आपको आगे कंपेयर जरूर करना होगा कि प्रीवियस ईयर में कितना था और अब कितना है। तो ये पॉइंट हम डाटा उठा सकते हैं पीआरएस से। पीआरएस का जो डाटा है उसमें हम देखेंगे कि जो हमारी 16th लोकसभा थी वहां पर 25% जो बिल थे उनकी स्क्रूटनी की गई थी कमिटीज के द्वारा। इसके अलावा जो 15th लोकसभा थी हमारी, यहां पर हम देखेंगे कि 71% जो बिल थे उनकी स्क्रूटनी हुई थी।
उसी तरह अगर हम यहाँ पर 14th लोकसभा की बात करें तो यहाँ भी अराउंड 60% जो बिल थे उनकी भी स्क्रूटनी कमिटीज के द्वारा की गई थी। तो हम देखेंगे कि 14, 15, 16 अप टू 17 जो लोकसभा है हमारी, इसमें जो कमिटीज का रोल है वो कहीं ना कहीं हमें डिक्लाइन होता दिख रहा है। इसका मतलब जो गवर्नमेंट है या जो पार्लियामेंट है उसको कमिटीज के रोल को और ज्यादा सुनिश्चित करने के लिए उसकी पावर्स को और उसकी जो रिसोर्सेज हैं उनको बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने आंसर को यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं। अराउंड आपका 200 वर्ड्स में आंसर खत्म हो जाएगा। लिखना स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। तो फ्रेंड्स इंट्रो पार्ट को हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से कि पार्लियामेंट का काम बहुत ज्यादा डाइवर्स, कॉम्प्लेक्स और एक्सेसिव होने के कारण पार्लियामेंट के पास इतना समय नहीं होता है कि वो अपने हर लेजिस्लेटिव या अदर मैटर्स पर इन डेप्थ डिस्कशन या डिलिब्रेशन कर पाए। तो इसी कर्तव्य की पूर्ति के लिए हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट के द्वारा पार्लियामेंट्री कमिटीज का निर्माण किया जाता है। अब यहाँ पर पार्लियामेंट्री कमिटीज को बनाने का पर्पस बिल्कुल क्लियर है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि इनका निर्माण पार्लियामेंट के द्वारा किए गए लेजिस्लेटिव फंक्शंस को इंक्वायर या फिर हम कह सकते हैं उसकी स्क्रूटनी के लिए इनका निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन लिखना स्टार्ट करेंगे कि ड्यू टू द डाइवर्स, कॉम्प्लेक्स एंड एक्सेसिव, तो पार्लियामेंट का जो काम है बहुत ज्यादा डाइवर्स, कॉम्प्लेक्स और एक्सेसिव है। वर्क ऑफ पार्लियामेंट, जिसके कारण इट डज नॉट हैव इनफ टाइम टू एग्जामिन ऑल इट्स लेजिस्लेटिव एंड अदर मैटर्स विद डेप्थ। ठीक है, तो इतना टाइम नहीं होता है कि वो इन सभी लेजिस्लेटिव या दूसरे जो मैटर्स है पार्लियामेंट पे, आप कह सकते हैं उनके ऊपर एक इन डेप्थ डिस्कशन या डिलिब्रेशन कर पाए। तो वी कैन से दैट पार्लियामेंट, अगला पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं कि पार्लियामेंट्री कमिटीज हैव बीन formed only for parliament to fulfill its obligation and duties। ठीक है, have been formed only for what? Only for parliament to fulfill its obligation and duties। यहां पर अगला पॉइंट हम लिखेंगे कि वी कैन से दैट thus the purpose of parliamentary committees, पर्पस क्या है? Purpose of parliamentary committees is to examine or scrutinize and address all the legislative functions of the parliament। legislative functions of the parliament। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने इंट्रो पार्ट को यहां पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हम डायरेक्ट अपने बॉडी स्ट्रक्चर पार्ट पर जंप करेंगे और यहां पर जो हमारा क्वेश्चन उस पर डायरेक्ट हिट करते हुए यहां पर हम लिख सकते हैं कि पार्लियामेंट्री कमिटीज आर यूजफुल इन वेरियस वेज इन कंडक्ट ऑफ पार्लियामेंट्री वर्क। तो यहां पर हम लिखेंगे पार्लियामेंट्री कमिटीज आर यूजफुल parliamentary committees are useful in various ways in the conduct of parliamentary works, in the conduct of parliamentary works। ठीक है, अब यहां पर हम एक एक पॉइंट बना के लिख सकते हैं। तो यहां पर हमें 3-4 पॉइंट ऐड करना है। तो सबसे पहले हम यहां पर बता सकते हैं कि जो पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं वो बेसिकली करती क्या है। तो फ्रेंड्स, जो पार्लियामेंट है, संसद, उसका क्या कर्तव्य है कि जो नागरिक हैं देश के, उनके वेलफेयर के लिए कानून बनाना, या हम कह सकते हैं जो कंट्रीमैन है उनके वेलफेयर के लिए लॉज बनाना, और अपने इस कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए पार्लियामेंट्री कमिटीज का फॉर्मेशन करता है। तो हम कह सकते हैं कि इट इज द ड्यूटी ऑफ पार्लियामेंट
It is the duty of Parliament to make laws for the welfare of people or countrymen, welfare of countrymen, and for fulfillment of this duty, and for fulfillment of this duty, वेलफेयर ऑफ कंट्रीमैन, जो लॉज बनाती है पार्लियामेंट, इस ड्यूटी का फुलफिलमेंट करने के लिए पार्लियामेंट फॉर्म्स कमिटीज, पार्लियामेंट फॉर्म्स कमिटीज। ठीक है, अगला पॉइंट यहां पर हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं, ये आप कह सकते हैं एक फोरम होते हैं, एक प्लेटफॉर्म होते हैं, जहां पर किसी भी प्रपोज्ड लॉ के ऊपर या प्रपोज्ड लेजिस्लेशन के ऊपर एक इन डेप्थ डिस्कशन होता है। तो दे सर्व्स एज अ फोरम, दे सर्व्स एज अ फोरम फॉर, दे सर्व्स एज अ फोरम फॉर इन डेप्थ डिस्कशन और डेलिब्रेशन, in depth discussion on any proposed legislation, proposed legislation। ठीक है, अब यहां पर जो कीवर्ड्स हैं इनको आप मार्क अंडरलाइन भी कर सकते हैं, जैसे वेरियस वेज इन कंडक्ट ऑफ, ये तो आपकी हेडिंग हो गई। इसके बाद यहां पर ड्यूटी, पार्लियामेंट, जो कीवर्ड है वही मैं यहां पर लिख भी रहा हूं, तो इनको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं पूरे फुल स्टेटमेंट में अपने। जैसे ये एक फोरम का काम करती है, प्लेटफॉर्म का काम करती है फॉर व्हाट, इन डेप्थ डिस्कशन और डेलिब्रेशन ऑन एनी प्रपोज्ड लेजिस्लेशन। ठीक है, अब यहां पर फ्रेंड्स हम अगला पॉइंट अपना लिखेंगे कि जो पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं ये एक मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करती हैं। कैसे? तो इस पॉइंट में आप इसको समझें कि जो पार्लियामेंट्री, जैसे हमारा पार्लियामेंट है फ्रेंड, तो वहां पर जो पार्लियामेंट में मेंबर्स होते हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, वो डिफरेंट क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट और डिफरेंट एक्सपर्टीज के साथ वो पार्लियामेंट में बैठते हैं। ठीक उसी तरह जो पार्लियामेंट कमिटीज होती हैं वो भी डिफरेंट बैकग्राउंड से मिला करके बनाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कोई निश्चित कि एक ही आप कह सकते हैं पार्टी का मेंबर होगा, डिफरेंट पार्टीज से आते हैं, डिफरेंट एक्सपर्टीज को रिप्रेजेंट करती हैं। तो वहां पर किसी भी मैटर पर एक ओपन इन डेप्थ डिस्कशन का प्लेटफॉर्म बन जाती है ये पार्लियामेंट्री कमिटीज। तो इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं कि दीज आर स्मॉल ग्रुप्स ऑफ लॉ मेकर्स, दीज आर स्मॉल ग्रुप्स ऑफ लॉ मेकर्स। ये हम किन की बात कर रहे हैं? तो पार्लियामेंट्री कमिटीज की बात कर रहे हैं कि दीज आर स्मॉल ग्रुप्स ऑफ लॉ मेकर्स assembled based on what? तो based on interest and expertise, interest and expertise, based on interest and expertise of individual lawmaker, of individual lawmaker, based on interest and expertise of individual lawmaker, which can lead to more in-depth and better informed discussions, which can lead to more in-depth, more इन डेप्थ, इस पे आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, विच कैन लीड टू मोर इन डेप्थ एंड बेटर इन्फॉर्म्ड डिस्कशंस, एंड बेटर इन्फॉर्म्ड डिस्कशन, इन्फॉर्म्ड डिस्कशन। So we can say that in this way parliamentary committees sometime works like a mini parliament, mini parliament। ठीक है, एक पॉइंट आपका ये हो गया। अब इसमें हम अपना अगला पॉइंट ऐड कर सकते हैं, फोर्थ पॉइंट, कि जो पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं ये एक इंस्ट्रूमेंट होती हैं डिटेल्ड स्क्रूटनी के लिए। कोई भी अगर प्रपोज लेजिस्लेशन है या कोई भी फंक्शन है तो उसकी डिटेल्ड स्क्रूटनी के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का काम करती हैं। तो वी कैन से दैट दे स्क्रूटनाइज, दे scrutinize any proposed bill, they scrutinize any proposed bill, thoroughly, ठीक है, any proposed bill thoroughly and also ensure, क्या इंश्योर करती हैं? and also ensure the interest of, they also ensure the interest of public, the interest of public and other external stakeholders before arriving at any decision, public and other external stakeholders, external
stakeholder before arriving at any decision। ठीक है, तो ये पॉइंट हम मेंशन कर सकते हैं कि जो पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं अपनी स्क्रूटनी के दौरान, अपनी इंक्वायरी के दौरान, जब वो अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं तो वो केवल जनता के लिए ही नहीं, वहां पर जनता के तो हितों का वो ध्यान रखती ही है, साथ ही साथ जो अदर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं उनके भी जो भी इंटरेस्ट हैं वो भी सिक्योर्ड होते हैं। वो कुछ ऐसा अपना रिकमेंडेशन अपने रिपोर्ट में प्रस्तुत करती हैं। ठीक है, अगर सपोज कीजिए अब पार्लियामेंट्री कमेटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है कि कई बार ये गवर्नमेंट के ऊपर चेक एंड बैलेंस का भी काम करती हैं। ठीक है, तो ये किस तरह वो करती हैं, तो आप कह सकते हैं कि इफ एनी डिबेटेबल प्रोविजन इज ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट और पार्लियामेंट, इफ एनी debatable provision brought by the government or parliament, the committees also works to create pressure on the government, the committees also works to create pressure on the government, and we can say that they pressurize government to reconsider the proposed bill, they pressurize the government to reconsider the proposed bill। तो अगर गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऐसा बिल पेश किया जाता है, आप कह सकते हैं कि जिसमें कुछ ही लोगों के इंटरेस्ट का ध्यान रखा गया है या कुछ आर्बिट्रेरी दिखाई दे रहा है, तो जो पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं अपने डिस्कशन और डेलिब्रेशन के दौरान जो भी इंक्वायरी वो करती हैं, अपने रिपोर्ट में वो जो भी रिकमेंडेशन देती हैं, उन रिकमेंडेशंस के द्वारा वो गवर्नमेंट को उन प्रपोज्ड बिल में जो भी आपके आर्बिट्रेरी पार्ट्स हैं उन पर दोबारा सोचने के लिए उन्हें मजबूर करती हैं। तो हम कह सकते हैं इस तरह से अगर कोई ऐसा एरिया है बिल का जो गवर्नमेंट के द्वारा छूट रहा है, जहां पर गवर्नमेंट इनइफेक्टिवनेस गवर्नमेंट की दिख रही है या पार्लियामेंट की लॉ मेकर्स की इनइफेक्टिवनेस दिख रही है, तो उसको दोबारा से इफेक्टिव बनाने के लिए ये प्रयास करती हैं और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाती हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम इंक्लूड करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है उस पर हम जंप करेंगे। आपसे पूछा गया था कि रोल ऑफ द पार्लियामेंट्री रोल ऑफ द एस्टीमेट कमेटी की प्राक्कलन समिति का रोल क्या होता है। तो यहां पर हेडिंग बनाएंगे बॉडी स्ट्रक्चर में ही कि रोल ऑफ द एस्टीमेट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी। यहां पर पॉइंट वाइज हम लिखेंगे। तो सबसे पहला रूल क्या होता है, तो यहां पर रूल लिखने से पहले हम एस्टीमेट कमेटी को एक लाइन में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि जो एस्टीमेट कमेटी होती है इनिशियली इसमें 25 मेंबर्स हुआ करते थे, लेकिन 1956 में इसकी जो मेंबरशिप थी उसे इंक्रीज करके 30 कर दिया गया। एंड प्लीज रिमेंबर कि ये जो 30 मेंबर होंगे, 30 मेंबर्स, दे आर ओनली फ्रॉम दी लोकसभा। तो इस पॉइंट को हम यहां लिख देंगे कि ओरिजिनली it contains only 25 members, but in 1956 its membership was increased to 30, they all are from the लोक सभा ओनली। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लिखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहां पर हम अपना दूसरा पॉइंट मेंशन करेंगे कि जो पार्लियामेंट एस्टीमेट कमेटी होती है, जो प्राक्कलन समिति होती है, इसको कंटिन्यूअस इकोनॉमिक कमेटी भी कहा जाता है। तो ये हम लिखेंगे कंटिन्यूअस इकोनॉमिक कमेटी। अब कंटिन्यूअस इकोनॉमिक कमेटी क्या होता है, तो इसको हम एक लाइन में इंट्रोड्यूस करेंगे। इसको कंटिन्यूअस इकोनॉमिक कमेटी क्यों कहते हैं, बिकॉज इट्स मेन एजेंडा टू एग्जामिन, because the main agenda of estimate committee is to examine what the estimates included in the budget, examine the estimates included in the budget and suggest economies in public expenditure। तो एक तो ये बजट में जो एस्टिमेट्स इंक्लूड होते हैं उनको एग्जामिन करती हैं, साथ ही साथ जो इकोनॉमीज होती हैं एंड सजेस्ट इकोनॉमीज टू पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो बजट से जो भी खर्चा किया जाएगा पब्लिक के लिए उसको भी ये गवर्नमेंट को सजेस्ट करती हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम यहाँ पर लिखेंगे कि कंटिन्यूअस इकोनॉमिक कमेटी की तरह काम करता है जो एस्टीमेट कमेटी है आपकी प्राक्कलन समिति। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर कोई लॉ बनाया जा रहा है, ठीक है, और उस लॉ में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें बदलाव की जरूरत है, तो ये जो कमेटी होती है इट सजेस्ट एन अल्टरनेटिव पॉलिसी, इट सजेस्ट एन अल्टरनेटिव पॉलिसी, it suggests an alternative policies in order to bring about the efficiency and economy in administration, bring about efficiency
एंड इकोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम यहां पर लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि इट ब्रिंग्स टू द अटेंशन ऑफ द पार्लियामेंट, इट ब्रिंग्स टू द अटेंशन of the parliament, it brings to the attention of the parliament in the ineffectiveness of the policy and the need for a change in the policy। ठीक है, तो ये अगर कोई ऐसा पार्ट है जो इनइफेक्टिवनेस है, जिसमें पार्लियामेंट या गवर्नमेंट की इनइफेक्टिवनेस दिख रही है, जहां पर उनका अटेंशन नहीं है, तो वहां पर गवर्नमेंट के अटेंशन को दोबारा से ये प्रकाशित करती हैं। तो ये पॉइंट हम यहाँ पे मेंशन करेंगे और फिर यहाँ पर फ्रेंड्स हम अपना कंक्लूजन दे देंगे। कंक्लूजन में फ्रेंड्स हम अगर कुछ रीसेंट डेवलपमेंट है तो उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे। लाइक इफ यू टॉक अबाउट दी बिल्स प्रपोज्ड इन द 17th लोकसभा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो इस पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं उनका रोल लगातार गवर्नेंस में डिक्लाइन होता जा रहा है। तो वी कैन से दैट बट रिसेंटली, कंक्लूड हम अपने आंसर को करेंगे, बट रिसेंटली द रोल ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटीज, role of the parliamentary committees has been negated or declined, has been negated या हम कह सकते हैं declined in some cases, लाइक यहां पर हम एग्जांपल देंगे कि इन 17th लोकसभा, only 14 proposed bills sent to the parliamentary committees for scrutiny। केवल 14 बिल आपके स्क्रूटनी के लिए भेजे गए, जो आपकी 14th लोकसभा है। लेकिन अगर यहीं पर फ्रेंड्स हम इसको कंपेयर भी करना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहां पर हम बता रहे हैं कि जो कमिटीज है उनका रोल डिक्लाइन कर रहा है। तो अगर हम ये एग्जांपल दे रहे हैं कि 14 बिल केवल इंट्रोड्यूस किए गए जो 17th लोकसभा उसमें पार्लियामेंट्री कमिटीज में, तो इससे पहले कितने किए गए थे? तो अकॉर्डिंग टू द PRS डाटा ओनली 25% बिल, हम कह सकते हैं ओनली 25% बिल्स इंट्रोड्यूस्ड इन द 16th लोकसभा। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे 71% bills introduced to the parliamentary committees in 15th Lok Sabha and 60%, around 60% जो बिल्स थे वो आपके 14th लोकसभा में पार्लियामेंट्री कमिटीज में भेजे गए थे। तो यहां पर हमने एक एग्जांपल लिख दिया और फाइनली फिर हम यहां पर अपना लास्ट पॉइंट लिखेंगे कि इन दिस वे देयरफॉर द पार्लियामेंट हैज टू स्ट्रेंथन the role of parliamentary committees by providing them more resources and power, so that they can examine or scrutinize the executive thoroughly। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम अपने आंसर को यहां पर क्लोज कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट आपका 200 वर्ड्स में आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर फ्रेंड्स अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन।